प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य की सीरीज कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग वीरगाथा काल के अंतर्गत जो रासो साहित्य थे उसका पृथ्वीराज रासो ग्रंथ पे चर्चा करेंगे। इस पाठ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। आज हम लोग पृथ्वीराज रासो को इतनी अच्छी तरह पढ़ेंगे कि इस पृथ्वीराज रासो से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो सब का उत्तर आपके पास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कहानी है। इस कहानी को तो कम बेसी हम लोग सभी जानते ही होंगे, क्योंकि इस पृथ्वीराज चौहान के नाम पे बहुत सारे टीवी सीरियल बन चुके हैं। इसलिए हम लोग पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम कहानी से अछूते नहीं हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पृथ्वीराज रासो को और भी विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इसके रचयिता को हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, मैं अपनी सारी जानकारी को एक पॉइंट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, ताकि आपको ना याद करने में दिक्कत हो और ना ही समझने में। ठीक है, तो चलिए, मेरा पहला पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार चंदवर दाई हैं। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों, चंदवर दाई है ना। दोस्तों, अब हम लोग चंदवर दाई के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चंदवर दाई का जन्म 1151 ईस्वी लाहौर, जो भी कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में है, में हुआ था। इनके बचपन का नाम था बलिद्य। क्या नाम था दोस्तों, बलिद्य। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि किस कवि का बचपन का नाम बलिद्य था। ठीक, तो कौन थे दोस्तों, वो चंदवर दाई थे। ठीक ना। तीसरा पॉइंट हो दोस्तों, इस ग्रंथ के रचना काल को लेकर मतभेद है। अब ये मतभेद क्यों है? क्योंकि पृथ्वीराज रासो को लेके बहुत से जितने भी विद्वान हैं, सब में आपस में कहीं पे भी एक मत नहीं हुए हैं। कोई इसको 14वीं शताब्दी की रचना मानता है, कोई इसको 17वीं शताब्दी की रचना मानता है, कोई इसे 15वीं शताब्दी की मध्य की रचना मानता है। इसलिए दोस्तों, इसके रचना काल को लेके बहुत से विद्वानों में हमेशा क्या मिले हैं, हमें मतभेद ही देखने को मिले हैं। इसके बाद है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र, ये याद रखिएगा, ठीक ना। डॉक्टर नगेंद्र पृथ्वीराज रासो के रचना काल 1168 ईस्वी मानते हैं। क्या मानते हैं? इसका रचना काल, मतलब इस काल में इसका क्या हुआ है, रचना हुआ है। जबकि आचार्य शुक्ल 1168 ईस्वी को चंदवर दाई का जन्म काल मानते हैं। ठीक है, इसी 1168 ईस्वी को जबकि कौन मानते हैं दोस्तों, आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं कि इस काल में किसका जन्म हुआ था, हमारे चंदवर दाई का जन्म हुआ था। और चूंकि ये आचार्य शुक्ल का मत है, तो ये बहुतों द्वारा ये माने कि 1168 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, चंदवर दाई का ये जन्म हुआ था। इसके बाद दोस्तों आचार्य शुक्ल, ठीक ना, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है और चंदवर दाई को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस काव्य को हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य माना है, तो किसे, पृथ्वीराज रासो को। और चंदवर दाई को रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, ये हिंदी साहित्य के पहले क्या है दोस्तों, महाकवि हैं। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, वो कौन है दोस्तों, वो चंदवर दाई हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पृथ्वीराज रासो पे आते हैं। इसके नायक कौन है दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं, इसके नायक कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक ना। नायिका कौन है दोस्तों, संयोगिता, जिसका नाम क्या है, मुग्धा भी है। कुल पद, इसमें कुल कितने पद है दोस्तों, 16,306 पद हैं। यह बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने पद हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग
मुख्य कथानक पे आते हैं कि इसका मुख्य कहानी क्या है। इस काव्य में अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, पहले दोस्तों ये कहाँ के राजा थे? अजमेर के राजा थे, ठीक है। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम की मुख्य कथा है, ठीक। इसमें क्या है, यह एक श्रृंगार रस युक्त है और साथ साथ इसमें क्या है दोस्तों, वीर रस की भी प्रधानता है। तो पहले दोस्तों क्या था, कन्नौज के जो राजा थे जयचंद, उनमें और ये जो पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों में क्या था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कट्टर वाली दुश्मनी थी, ठीक। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान उनकी पुत्री संयोगिता को देखते हैं तो पहले ही नज़र में वो उनके प्यार में डूब जाते हैं। इसी के बाद शुरू होता है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम की कथा, कि कैसे कैसे वे करके संयोगिता के स्वयंवर में जाते हैं और फिर वो संयोगिता से शादी करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़े गए अनेकों युद्ध की कथा का वर्णन किया गया है। हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान बहुत सारा युद्ध किए थे और इन सब का वर्णन हमको कहाँ मिलता है, पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा मोहम्मद गौरी द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पहले युद्ध में क्या हुई थी, मोहम्मद गौरी की बहुत ही भयानक हार हुई थी। और फिर जब दूसरी बार मोहम्मद गौरी जब हमला करता है तो पृथ्वीराज चौहान को अपहरण करके लेके चला जाता है। तो इस सारे जो कहानी है, इसका जो बहुत ही अच्छा वर्णन किसमें किया गया है, पृथ्वीराज रासों में। 16,306 पदों में लिखे गए इस काव्य में कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने प्रकार का दोस्तों, कुल 68 प्रकार के छंद हैं। अगर हम लोग को 15 प्रकार के छंद के नाम बोल दिए जाए बोलने को, तो शायद हम लोग 15 प्रकार के छंद का नाम भी नहीं बता पाएंगे। वहीं पे सोचिए चंद्रवर दाई 68 प्रकार के छंदों से इस पृथ्वीराज चौहान की रचना किए हैं। इसमें भी 56 छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है ये 68 छंदों में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है, 56 छंद का, ठीक। इसके बाद देखिए, इसलिए 56 छंद को चंद्रवर दाई का सर्वप्रिय छंद माना जाता है, क्योंकि ये 56 छंद का प्रयोग सबसे ज्यादा किए हैं। इसलिए क्या कहा जाता है दोस्तों, चंद्रवर दाई को सबसे प्रिय कौन सा छंद है, ये 56 छंद ही इनको सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इस काव्य की भाषा पिंगल अभ्रंश है, याद रखिएगा दोस्तों। इस काव्य की भाषा क्या है, पिंगल है, डिंगल नहीं है। क्या है दोस्तों, इस काव्य की भाषा पिंगल है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रधान रस है। इस काव्य में वीर रस, श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ साथ सभी प्रकार के रसों का प्रयोग किया गया। सबसे पहले दोस्तों ये वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। वीर रस क्यों, क्योंकि इसमें युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए थे, सबका हमको सजीव वर्णन किसमें देखने को मिलता है, पृथ्वीराज रासों में। उसके साथ साथ दोस्तों क्योंकि इसमें संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा है, जिसके कारण ये क्या है, एक श्रृंगार रस इसमें आना जरूरी हो जाता है। और इन दोनों रसों का प्रयोग बहुत ही अच्छे से किसने किया है, चंद्रवर दाई ने किया है। अब इसके विभाजन को देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के विभाजन हुए हैं। महाकाव्य को सामान्यतः सर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। ये सर्ग क्या होते हैं दोस्तों, एक प्रकार का भाग होता है, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, ये भाग ही होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना पाठ या भाग, तो लेकिन इसमें क्या हुआ, परंतु चंद्रवर दाई ने अपने इस महाकाव्य को सर्गों में विभाजित न करके समय में विभाजित किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है, क्या किया, ये सर्गों में नहीं भागे हैं, बांटे हैं, ये भाग में नहीं बांटे हैं, ये किस में बांटे हैं, समय में। इनका जो महाकाव्य उसमें किस में बटा हुआ है, वो समय में बटा हुआ है। अब इस काव्य में कुल 69 समय है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों।
इस काव्य में कितने समय हैं? कुल 69 समय है में दोस्तों, कुल 69 समय है। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं या कितने भाग हैं, ठीक ना। तो ये कितने हैं? 69 सर्ग भाग या समय, क्योंकि समय द्वारा किसने इसको विभाजित किया है? पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवर दाई ने, ठीक है। अब इसके जितने भी अन्य तथ्य हैं उनको हम लोग बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को अर्ध प्रमाणित मानते हुए इसे सुखसुखी संवाद कह के पुकारा है। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? यह एक अर्ध प्रमाणित क्या है? काव्य है, और इसको ये क्या कहते हैं? सुखसुखी संवाद कहते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सी किताबों से खोज के ये एक एक पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा भी मेहनत कर रही हूँ तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग हैं सबके पास मेरा ये वीडियो पहुँच सके। तो एग्ज़ाम में पूछ ही ले जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संबंध में क्या कहा है। तो इसको क्या कहा है दोस्तों? सुखसुखी संवाद कह के इसको पुकारा है। इसके बाद आता है डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश मात्र कहकर पुकारा है। आता है कि पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? तो ये डॉक्टर नगेंद्र इसको घटना कोश कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास एवं उदय नारायण तिवारी इस रचना को विशाल वीर काव्य कह के पुकारा है, ठीक ना। इसको बाबू श्याम सुंदर और उदय नारायण तिवारी क्या कहते हैं? इसको विशाल वीर काव्य, क्योंकि इसमें वीर रस की क्या है दोस्तों? अधिकता के कारण इसको क्या कहा है? विशाल वीर काव्य कह के पुकारा है। इसके बाद है दोस्तों कि बाबू गुलाब राय इस काव्य को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है, ठीक ना। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि जो शुरू में जो चंद्रवर दाई द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वो इतना बड़ा नहीं था जो कि जिस रूप में ये हमारे सामने आज प्रस्तुत होता है। तो बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं कि क्या है? ये स्वाभाविक है, ये विकसित होता जा रहा है। मतलब इसका जितने लोगों ने इसका रूपांतरण किया है सब अपने हिसाब से इसमें क्या किए हैं? बहुत से कहानी को ऐसे ही इसमें ऐड करते चले गए हैं। तो इसीलिए इसको ये क्या कहते हैं? स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है ये। डॉक्टर बच्चन क्या कहते हैं? डॉक्टर बच्चन इस काव्य को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहकर पुकारा है। क्या कहते हैं बच्चन जी? राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट है दोस्तों जो कि कहा गया है विद्वानों द्वारा, वो आपको जरूर से याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर ब्रॉड क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों तो इन सब पॉइंट से आप नंबर बहुत ज़्यादा उठा पाते हैं। इसके बाद है दोस्तों एक थाल जन्म एक थाल मरण, ठीक ना। यह कथन चंद्रवर दाई एवं पृथ्वीराज चौहान के संबंध में कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण ये किसके लिए कहा गया है और इस कथन का क्या अर्थ है। इस कथन के अनुसार दोनों मित्र एक ही दिन जन्मे थे और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन मानी जाती है। दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर दाई क्या थे दोस्तों? बहुत ही अच्छे दोस्त थे, ठीक ना। और ये उनके राज्य में सलाहकार थे, संगीतकार थे और राज्य कवि थे। उन्हीं के संबंध में क्या कहा गया है? एक थाल जन्म एक थाल मरण, मतलब एक ही दिन वे जन्मे थे और इनकी मृत्यु भी दोस्तों क्या हुई? एक ही दिन हुई थी। अब देखते हैं इस काव्य की प्रामाणिकता के संबंध में 3 मत दिए जाते हैं, ठीक ना। दोस्तों, यह काव्य इतना पुराना है कि इसके संबंध में बहुत से विद्वान ने बहुत से मत प्रस्तुत किए हैं। पहला मत
इसे बहुत से प्रामाणिक काव्य माना है। इतने बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो इस काव्य को क्या मानते, पूर्ण रूप से प्रामाणिक मानते हैं। दूसरा मत है ये अर्ध प्रामाणिक महाकाव्य है। कुछ इसको क्या मानते हैं, ये अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। कुछ क्या बोलते हैं कि ये आधा प्रामाणिक है और आधा क्या है, अप्रामाणिक है। तीसरा मत आता है कि ये अप्रामाणिक महाकाव्य है। जो तीसरे हैं दोस्तों वो क्या कहती है, सिरे से इसको नकार देते हैं, इसकी प्रामाणिकता पे पूर्ण रूप से प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो काव्य लिखा गया है इसका सत्य होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो को कौन से विद्वान है जो क्या मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं। पहले हैं कर्नल टॉड, दूसरे हैं मिश्र बंधु, तीसरे हैं बाबू श्याम सुंदर दास, चौथे हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, पांचवे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, छठे हैं मथुरा प्रसाद दीक्षित। ये 6 दोस्तों ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पूर्ण रूप से प्रामाणिक ग्रंथ माना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पृथ्वीराज चौहान को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। पहले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। ये क्या मानते हैं, ये इस काव्य को पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं मानते हैं और न ही इसे अप्रामाणिक मानते हैं। ये इसको क्या मानते हैं, अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, तीसरे हैं मुनि जीनी विजय और चौथे हैं दोस्तों अगरचंद नाहरा। ये चारों ऐसे विद्वान हैं जो इसको क्या मानते हैं, अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। अब दोस्तों हम लोग ऐसे विद्वान को देख लेते हैं जो इस ग्रंथ को पूर्ण रूप से अप्रामाणिक मानते हैं, बोलते हैं कि इसके प्रामाणिक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हैं गौरी शंकर हीरानंद ओझा, तीसरे हैं श्यामल दास, चौथे हैं मुंशी देवी प्रसाद। ये चारों दोस्तों ऐसे विद्वान हैं जो इसको क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से अप्रामाणिक मानते हैं। दोस्तों अब हम लोग इस काव्य के संस्करण पे या रूपांतरण पे आते हैं। इस काव्य की हस्तलिखित पांडुलिपियों के 4 संस्करण या रूपांतरण प्राप्त होते हैं। कितने मिलते हैं दोस्तों, ये हमेशा ये पूछ लिया जाता है, 4 संस्करण या रूपांतरण। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो प्रधान जो मुख्य जो पृथ्वीराज रासो था उसको 4 बार क्या किया गया दोस्तों, 4 बार उसको देख देख के लिखा गया है, ठीक ना। जैसे कि यह ग्रंथ बहुत पुराना है तो इसमें किस पे लिखा गया है दोस्तों, इसको पांडुलिपि के द्वारा लिखा गया, मतलब ताम्रपत्र पे इसको लिखा गया है। क्योंकि उस समय तो कागज नहीं हुआ करता था और इसको क्या किए हैं अन्य विद्वान इसको देख देख के इसकी क्या किए हैं, कॉपी बनाए हैं। तो इसको कितना बार इसका रूपांतरण किया गया है दोस्तों, 4 बार। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। इसके चारों के नाम भी इस प्रकार है, बृहद रूपांतरण, मध्यम रूपांतरण, लघु रूपांतरण और लघुत्तर रूपांतरण। हम लोग इस चारों पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों बृहद रूपांतरण, ठीक ना। 69 समय 16,306 पद। इस रूपांतरण का सर्वोत्तम संपादन नागरी पचारणी सभा काशी के द्वारा कराया गया था। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से संस्करण का संपादन नागरी पचारणी सभा काशी द्वारा कराया गया था। तो कौन है दोस्तों, बृहद रूपांतरण का जो संपादन है वो नागरी पचारणी सभा द्वारा कराया गया था। वर्तमान समय में यह हस्तलिखित लिपि उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ है दोस्तों, ये उदयपुर के संग्रहालय में ये हस्तलिखित जो ओरिजिनल कॉपी है उसको क्या किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। अब आते हैं दोस्तों मध्यम रूपांतरण, उसमें 7,000 पद है दोस्तों। यहाँ जहाँ 16,306 पद देखते हैं वही मध्यम में हमको कितना दिखता है दोस्तों, केवल 7,000। इस रूपांतरण का अभी तक संपादन नहीं कराया गया है, ठीक ना। इसका जो है मध्यम रूपांतरण का अभी तक संपादन नहीं किया गया है।
इसकी हस्तलिखित पांडुलिपि वर्तमान समय में बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। इसका भी जो ओरिजिनल कॉपी है इसको कहाँ रखा गया है दोस्तों? बीकानेर के संग्रहालय में इसको भी सुरक्षित रखा गया है। तीसरा है दोस्तों लघु रूपांतरण। इसमें कितने हैं? इसमें सिर्फ 3500 पद है। कहाँ? 16,306। और सोचिए कहाँ 3500, कितने? सिर्फ 3500 इसमें पद रखे गए हैं। यह पांडुलिपि भी वर्तमान समय में बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका संपादन और प्रकाशन डॉक्टर पी शर्मा द्वारा किया गया है। जहाँ मध्यम का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है, वहीं लघु रूपांतरण का प्रकाशन और संपादन दोनों हो चुका है। किसके द्वारा? डॉक्टर पी शर्मा के द्वारा। और इसका भी जो वास्तविक कॉपी है उसको कहाँ रखा गया है? बीकानेर के संग्रहालय में इसको भी कहाँ रखा गया है? सुरक्षित रखा गया है। चौथा है दोस्तों लघुत्तम रूपांतरण। इसमें सिर्फ 1300 पद हैं, ठीक ना? कितने पद हैं दोस्तों? 1300 पद। इसकी खोज अगरचंद नाहटा द्वारा किया गया। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लघुत्तर जो है उसकी वो किसके द्वारा खोजा गया था? ये अगरचंद नाहटा द्वारा खोजा गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता के अनुसार इसी रूपांतरण को पृथ्वीराज रासो का मौलिक रूप माना जाता है। मतलब ये लोग इसको जो लघुत्तम रूपांतरण इसको ही क्या मानते हैं? ये दोनों ओरिजिनल मानते हैं। उनके हिसाब से जो ये जो रूपांतरण है यही क्या है? सबसे पहली कॉपी है या सबसे मौलिक रूप है किसका? पृथ्वीराज रासो का। लास्ट पॉइंट है दोस्तों पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का श्रेय चंद्रवरदाई के छोटे बेटे जलहन को जाता है। इसका मतलब है जो पृथ्वीराज रासो के जो कवि हैं चंद्रवरदाई, वो उसको क्या किए थे? पूरा नहीं करके गए थे। वो पूर्ण नहीं था, वो क्या था? अधूरा था। उसको किसने पूरा किया है दोस्तों? उनके छोटे बेटे जलहन ने। ये भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? तो ये चंद्रवरदाई के छोटे बेटे जलहन ने इसको क्या किए थे दोस्तों? पूरा किए थे। तो दोस्तों यह था आज का क्लास जिसमें मैंने पृथ्वीराज रासो को बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ाया है, ताकि आपको एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में आपको इससे न छूटे। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह आपकी मदद करती रहूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं दूसरे रासों के साथ। बाय।